हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष। इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में आज की हमारी टॉपिक है सिलेक्शन टूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं इलस्ट्रेटर पर और टूल बार पर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल दो टाइप के होते हैं, एक होती है सिलेक्शन टूल और दूसरी होती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पहले हम सिलेक्शन टूल देखते हैं। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है वी। अगर आप कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तब भी आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टूल बार से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्शन टूल के ऊपर कर्सर हॉवर करते हैं तब देखिए आपको यहाँ इसका नाम दिखाता है सिलेक्शन टूल, और यहाँ आपको उसके शॉर्टकट शो होती है। और साथ ही आपको एनिमेशन के थ्रू इलस्ट्रेटर ये दिखाता है कि आप किस तरह से उस टूल का यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन टूल के लिए नहीं है, आप किसी भी टूल के ऊपर अगर अपना माउस होवर करते हैं तब इलस्ट्रेटर आपको इस तरह से एनिमेशन के थ्रू शो करता है कि आप उस टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं, और साथ ही आपको उस टूल का नाम और उसकी शॉर्टकट की आपको शो होती है। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के साथ हम उसे मूव भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कोई वेक्टर शेप भी हो सकती है या फिर कोई रेस्टर इमेज भी हो सकती है। यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपके पास रेक्टेंगल टूल है। आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कीजिए और सिंपली कहीं भी क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, और जैसे ही आप माउस रिलीज करेंगे रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसकी क्लास हमारी बाद में होगी, तो इसके डिटेल्स के बारे में हम बाद में समझते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। तो जैसा कि अभी देखिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसलिए सिलेक्शन अभी रेक्टेंगल पर ही है। अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूं तब वो सिलेक्शन हट जाएगी, और अब मुझे अगर फिर से ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है तब मैं सिंपली उस रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा। अगर आप में से कोई फोटोशॉप यूज करता है तब उन्होंने ध्यान दिया होगा कि इस तरह से क्लिक करके हम फोटोशॉप में डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक ऑप्शन होता है ऑटो सेलेक्ट का, पर अगर ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ है तब फोटोशॉप में आप इस तरह से ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट क्लिक करके वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको लेयर पैनल से वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। पर इलस्ट्रेटर में ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप सिंपली उस पर एक सिंगल क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके भी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मेरे पास दो तीन और रेक्टेंगल्स हैं और अब मुझे इन सभी रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करना है, तब मैं इस तरह से सबसे पहले किसी एम्प्टी स्पेस में अपना कर्सर ले जाऊंगा और क्लिक एंड ड्रैग करूंगा इस तरह से। एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जब मैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं तब कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ये जो बॉक्स क्रिएट हो रही है सभी ऑब्जेक्ट्स उस बॉक्स के अंदर आए। सिंपल सी चीज है कि जो बॉक्स आपकी क्रिएट होती है उससे जो भी ऑब्जेक्ट्स टच होंगे वो सभी चीजें सेलेक्ट होंगी। जैसे कि अगर मैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करूं तब देखिए अभी कोई भी जो रेक्टेंगल है वो मेरे सिलेक्शन वाले बॉक्स के अंदर नहीं है, पर जैसे ही मैंने माउस रिलीज किया ये सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। तो सिंपल सी चीज है, ये जो आपको सिलेक्शन की बॉक्स दिखाई दे रही है उससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स टच होंगे वो सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आई गेस इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आपको अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तब आप सिंपल उस पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तब आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और उसके बाद जो भी और ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं आप उन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते जाइए और वो सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बाद में जो भी रेक्टेंगल्स बनाए थे वो सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। इलस्ट्रेटर में हम कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से डिलीट करते हैं, आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दीजिए। इट्स सो सिंपल। सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए, वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिलेक्शन टूल पर रहते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और जैसे ही आप कर्सर कॉर्नर पर लाते हैं
देखिए यहाँ जो आपको ये बॉक्स व्हाइट कलर के शो हो रहे हैं, इन्हें हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। इन सभी बाउंडिंग बॉक्स को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या फिर उसकी स्केलिंग करते हैं, उसे छोटा बड़ा करते हैं इस तरह से, या उसे मूव करते हैं या इस तरह से रोटेट करते हैं, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कैनवास आपको मूव करना है तब आप कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कीजिए और देखिए कर्सर आपकी हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करेंगे तब वो कैनवास वहां मूव होने लगेगी। अब डायरेक्टली यहाँ हैंड टूल पर जाकर भी कैनवास मूव कर सकते हैं इस तरह से, पर उसके बाद जैसे कि आपको वापस सिलेक्शन टूल पर आनी है तब आपको फिर से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको यह मिलती है कि आपको टूल बार से फिर से पिछला टूल सेलेक्ट नहीं करना होगा। जैसे कि अभी मैं किसी और टूल पर आता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से पेन टूल सेलेक्ट किया और अब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, तब देखिए ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया है और इस तरह से मैंने अपना कैनवास रिपोजिशन किया और जैसे ही मैं स्पेस बार रिलीज करता हूं वापस मुझे पेन टूल मिल गया है। तो इस तरह से हमेशा प्रैक्टिस में लाइए कि आपको जब कैनवास मूव करना है तब आप कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कीजिए और कैनवास मूव कीजिए। अवॉइड कीजिए कि हैंड टूल आपको डायरेक्टली यूज करना ना पड़े। हम वापस चलते हैं सिलेक्शन टूल पर। यहां देखिए मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और अगर मैं किसी भी एज पर कर्सर लेकर जाता हूं तब देखिए एरो जो है वो सिलेक्शन टूल से डबल साइड एरो में कन्वर्ट होती है। तो यहां से आप क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तब इस तरह से आप इसके शेप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे उस डायरेक्शन में स्केलिंग होगी। और वहीं अगर आप कॉर्नर पर लाते हैं तब आपको कुछ इस तरह से इसके शेप में चेंजेस मिलेंगे। तो ये हो गई कि आप इसकी साइज किस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप इस कॉर्नर पर लाते हैं तब देखिए ये डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट होती है और अगर आप कुछ और बाहर लेके जाते हैं तब इस तरह से ये डबल साइडेड एरो प्लस ये 90 डिग्री पर बेंड आपको मिलेगी। तो यहां अगर आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तब ये रोटेट होने लगेगी और साथ ही राइट साइड देखिए आपको उसकी एंगल भी शो हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, वो चाहे एलिप्स हो या कोई रेस्टर इमेज हो या कोई भी शेप हो, आप उसकी स्केलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी इसकी साइज जैसे कि मुझे छोटी करनी है तब मैं यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करता हूं और इसकी साइज छोटी कर लेता हूं। अभी देखिए अगर मैं इससे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तब ये रेंडमली किसी भी पोजीशन में या किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रही है। पर अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करता हूं और पर अगर मैं इसे मूव करते हुए, मेरा मतलब है कि इसे मैंने क्लिक किया और मूव करने से पहले मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अब मैं अगर इसे मूव करता हूं और अब कर्सर में थोड़ा ऊपर या नीचे ले जाता हूं तब भी देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगी। उसी तरह से अगर मैं वर्टिकली मूव करता हूं तब ये वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन में मूव होगी और ऐसे अगर किसी एंगल पर ले जाता हूं तब ये 45 डिग्री के एंगल पर ही मूव होगी। तो ये यूज है शिफ्ट का। आप मूव कीजिए और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, तब ये एक स्ट्रेट लाइन में या फिर एक 45 डिग्री के एंगल पर ही मूव होगी। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जब हम सिंपली क्लिक करके रेंडम कहीं भी मूव करते हैं तब एक रेंडम डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, पर मूवमेंट करते हुए अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तब जो भी मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, या तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इस तरह से 45 डिग्री पे। उसी तरह से अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तब रोटेशन के लिए भी देखिए अभी रेंडम किसी भी एंगल पर रोटेट हो रहा है, पर अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तब ये 0 डिग्री अभी आपको शो हो रहा है, इसके बाद 45 डिग्री फिर 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर ही रोटेशन मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे कि देखिए अभी अगर मैं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर से इसे ट्रांसफॉर्म करता हूं तब जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है
वो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जहां से भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे उसी डायरेक्शन में इसकी स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन होगी। पर अगर मैं चाहता हूं कि ये सेंटर इसका डिस्टर्ब ना हो और ये सभी डायरेक्शन में मीन्स ऑल 4 डायरेक्शंस में इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो, तब मैं स्केलिंग करते वक्त कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करता हूं। देखिए अभी मैंने अल्ट प्रेस नहीं किया है और अब मैं अल्ट प्रेस करता हूं, तब देखिए इस तरह से ये सभी डायरेक्शंस में स्केल अप या स्केल डाउन होगा। और साथ ही अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तब इस तरह से ये प्रॉपर रेशियो में स्केलिंग होगी। इसी के साथ ही अगर मैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते वक्त शिफ्ट प्रेस करता हूं, तब उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ और विड्थ की रेशियो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि देखिए मैंने अभी कीबोर्ड से शिफ्ट रिलीज कर दिया है और मैं यहां से इसे ट्रांसफॉर्म करता हूं, तब देखिए इसकी विड्थ और हाइट में कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन मुझे नहीं मिल रहा है। पर अगर अभी मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तब देखिए अब इसके लेंथ और विड्थ जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मुझे मिल रहा है। तो जब भी आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन करना हो ट्रांसफॉर्म करते टाइम, तब आप हमेशा अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं। अब हम सिलेक्शन टूल के कुछ टिप्स के बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं इसे इस तरह से मूव करता हूं और यहां मैंने इसे रिलीज कर दिया और अब अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, तब देखिए जो मैंने फर्स्ट स्टेप में इसे जितना मूव किया था ये उतनी ही आगे मूव होती जा रही है जब भी मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं। कंट्रोल डी ये शॉर्टकट है। ये क्या है, आपने जो भी पिछला कमांड दिया था या पिछला जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया था उस ट्रांसफॉर्मेशन को इलस्ट्रेटर रिपीट करने लगेगा। और अगर आपको यहां मूव करते हुए इस रेक्टेंगल की एक कॉपी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहां से मूव किया और अब मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करता हूं, तब देखिए मुझे इसकी एक कॉपी मिल गई है। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक रेस्टर इमेज भी हो सकता है, कोई वेक्टर ड्राइंग भी हो सकती है, तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तब मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूंगा और वो ऑब्जेक्ट मैं मूव करूंगा और मुझे उसकी कॉपी मिल जाएगी। मुझे जितनी भी कॉपी चाहिए या जिस लोकेशन पर भी चाहिए वहां मैं उसकी कॉपी ले सकता हूं। मैं इन एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स को डिलीट करता हूं और जिस तरह से पहले हमने शिफ्ट प्रेस किया था उसी तरह से देखिए मैंने अल्ट प्रेस करके ये कॉपी लिया और शिफ्ट प्रेस करता हूं, तब वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन पर मिलेगी। मैंने माउस पॉइंटर रिलीज कर दिया और अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी अगर प्रेस करता हूं, तब देखिए जिस डिस्टेंस पर और जिस डायरेक्शन में मुझे ये सेकेंड रेक्टेंगल मिली थी, सेम डिस्टेंस एंड सेम डायरेक्शन में मुझे थर्ड रेक्टेंगल भी मिली है। और अब मैं कीबोर्ड से अगर बार बार कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, तब इस तरह से मुझे उसकी मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह से मैंने कहा अभी कि मैं बार बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं, तब आपको कंट्रोल और डी दोनों बटन एक साथ प्रेस करके एक साथ रिलीज नहीं करना है। आप कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड रखिए और सिर्फ डी की को बार बार प्रेस कीजिए। जब भी आपको इस तरह से कुछ करना होता है, लाइक हमें जब जूम इन या जूम आउट करना है, तब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस करते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस दोनों बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कंट्रोल प्रेस कीजिए और अगर आपको बार बार जूम करना है तब आप बार बार प्लस प्रेस कीजिए और अगर जूम आउट करना है तब आप अपने कीबोर्ड से बार बार माइनस प्रेस कीजिए। जब भी आपको 2-3 कीज एक साथ किसी शॉर्टकट के लिए यूज करना है, तब सभी कीज आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक की को छोड़कर रखिए, बाकी कीज आप प्रेस कीजिए और जो लास्ट वाली की है उसे बार बार आप प्रेस कीजिए। तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कंट्रोल डी का हमारा क्या यूज है, हमने जो भी लास्ट कमांड इलस्ट्रेटर को दिया था वो कमांड रिपीट होती है। हम फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहां मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने अल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ली और यहां मैं इसे रख देता हूं और माउस मैंने रिलीज कर दिया। और अब मैं अगर कंट्रोल डी करता हूं, तब इस तरह से सेम पैटर्न में मुझे रिपीटेशन मिलने लगेंगे, सेम डिस्टेंस एंड सेम एंगल पर। अब हम देखते हैं
इलस्ट्रेटर में हम ग्रुप किस तरह से क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्या होता है? सिंपली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? जैसे कि देखिए यहाँ मैंने इतने रेक्टेंगल्स बना लिए और मैं चाहता हूं कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रहे। मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ कोई और रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें कोई और कलर अभी मेरा फिल है, और इसी तरह से मैं और भी कुछ चीजें बना लेता हूँ, और अब अगर मैं इन जो मैंने येलो रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके इस तरह से मूव कर दूं, तब फिर मेरी डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। या फिर मुझे इन सभी को मूव करना है और सपोज ये रेक्टेंगल यहाँ पर है, तब मैं किसी एक को क्लिक करके तो इन सभी को सेलेक्ट नहीं कर सकता, और मैं अगर इन सभी को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तब साथ में ये पिंक वाली रेक्टेंगल भी सेलेक्ट हो रही है। तो इस चीज से बचने के लिए, और इसी तरह के और भी बहुत से चीजें होती हैं, उनसे बचने के लिए हम इन सबको ग्रुप कर देंगे। इसके लिए मैं पहले इन सभी रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से राइट क्लिक करके आप यहां से ग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और ये सभी ऑब्जेक्ट्स अब ग्रुप हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इन सभी के कलर्स चेंज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इनके स्ट्रोक्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर और स्ट्रोक्स हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी क्लास हम रेक्टेंगल टूल्स या शेप टूल के क्लासेस में देखेंगे। अभी देखिए ये सभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हैं, और अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मुझे करनी है मैं एक सिंगल क्लिक करके ही इनके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं। मुझे सभी को अलग से ना तो सेलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। इसके बाद ये है कि अगर मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, मतलब यह है कि किसी एक रेक्टेंगल में अगर मुझे एडिटिंग करनी है, तब मेरे पास क्या ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तब ये सभी सेलेक्ट हो रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन्हें अनग्रुप कर लीजिए। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहां आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब भी ये देखिए अब ये अनग्रुप हो चुके हैं। पर इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपने बना लिया है, उसे बार बार ग्रुप और अनग्रुप करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसे अनग्रुप नहीं करता, इसे मैं ग्रुप करके ही रखता हूं। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करके इसे ग्रुप कर लिया है, और अब मैं इसे क्लिक करके राइट क्लिक करता हूं, तब यहां देखिए आपको आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूं, देखिए बाकी चीजें जो है वो अभी फेड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अब आइसोलेशन मोड में है। अभी देखिए अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट भी करता हूं तब वो सेलेक्ट नहीं होंगे। अभी सिर्फ इस ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट्स थे उन्हीं को मैं सेलेक्ट या एडिट कर सकता हूं। तो अब अगर मुझे इनमें से किसी एक का कलर चेंज करना है, या फिर मुझे इसमें कुछ और ड्रॉ करना है, तब वो चीज मैं इसमें कर सकता हूं। और उसके बाद आप बाहर कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिए, तब वो चीज सेव हो जाएगी और आप वापस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अब देखिए मैं बाकी चीजों को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर से अगर मुझे इसमें एडिट करना है तब मैं फिर से इसे डबल क्लिक करूंगा। देखिए आइसोलेशन मोड में जाने के बजाय आप इस तरह से आइसोलेशन मोड में जाएंगे, उससे बेटर ऑप्शन है आप इसे सिंपली डबल क्लिक कीजिए और आप इस ग्रुप के आइसोलेशन मोड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो भी आपको एडिटिंग करनी है आप कीजिए, और फिर बाहर आप जब डबल क्लिक करेंगे तब आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्रुप को लेयर पैनल पर देखें तब देखिए आपको इस तरह से वो ग्रुप में दिखाएगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं तब देखिए इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स हैं आपको शो हो रहे हैं, और यहाँ जो मैंने सिंगल सिंगल रेक्टेंगल्स बनाए थे वो आपको यहाँ शो हो रही है। अभी जो हमने आइसोलेशन मोड देखा वो जरूरी नहीं है कि किसी ग्रुप पर ही काम करे। जैसे कि फॉर सम रीजन मैं चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल मुझे आइसोलेशन मोड में चाहिए, जिससे कि इसके आसपास की चीजें डिस्टर्ब ना हो जब मैं इसे एडिट करूं, तब मैं इस रेक्टेंगल पर भी डबल क्लिक कर सकता हूं। और अब देखिए ये आइसोलेशन मोड में आ चुका है। तो इसके बाद मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज मैं कर सकता हूं, और जब मैं बाहर डबल क्लिक करूंगा तब फिर मैं नॉर्मल मोड पर पहुंच जाऊंगा। अब हम अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। ये ग्रुप जो है मैं डिलीट करता हूं, और बाकी रेक्टेंगल्स जो मेरे पास है मैं उनकी कलर्स चेंज कर लेता हूं ताकि हमें चीजें बेटर समझ में आए।
अभी देखिए मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, आप यहाँ के ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए, यहाँ आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं ये आपके अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। अभी मैं बाकी सारी चीजें जो है कैनवस से बाहर कर देता हूं और अब आर्टबोर्ड में मेरे पास सिर्फ एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के, ये फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अभी चूंकि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी अलाइनमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की वो पूरे आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट में होगी। तो अभी अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं, तब देखिए इस तरह से ये रेक्टेंगल इस आर्टबोर्ड के लेफ्ट एज से अलाइन होगी। वहीं अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूं, तब ये सेंटर से अलाइन होगी और राइट अलाइन करने पे राइट एज से अलाइन होगी। उसी तरह से आपको वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, सेंटर एंड बॉटम अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये अलाइनमेंट हुई किसी भी सब्जेक्ट की आर्टबोर्ड के साथ। अब अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग शेप्स हैं, मुझे इन शेप्स में आपस में अलाइनमेंट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इन सभी शेप्स को सेलेक्ट किया है और अब पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप यहां छोड़ दीजिए, आप अलाइनमेंट पैनल ओपन कीजिए, विंडो में जाइए और यहां से आप अलाइन पैनल ओपन कीजिए और यहां आप ध्यान रखें कि अलाइन टू सिलेक्शन है या फिर आर्ट बोर्ड है। अगर मैं आर्ट बोर्ड कर देता हूं और अब अगर मैं कोई भी अलाइनमेंट करूंगा, तब वो पूरे आर्ट बोर्ड से अलाइन होने लगेगी। तो अगर अभी अलाइन टू आर्ट बोर्ड का ऑप्शन ऑन है, तो उसे आप अलाइन टू सिलेक्शन कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए जब भी मैं सिंगल्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, तब ऑटोमेटिक यहां से आर्ट बोर्ड वाली ऑप्शन ऑन हो जाती है। इसका रीजन ये है कि ये ऑब्जेक्ट खुद से तो ऑलरेडी अलाइन है, जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वो चीज ही अलाइन होगी। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आर्ट बोर्ड से ही अलाइन। तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अलाइन टू आर्ट बोर्ड का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। पर जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब देखिए सिलेक्शन की ऑप्शन आपको एक्टिव करने का ऑप्शन मिलता है। अभी आप आर्ट बोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आर्ट बोर्ड के साथ अलाइन नहीं करना है, हमें इनकी अलाइनमेंट आपस में ही करनी है। तो इसलिए मैं अभी अलाइन टू सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन रखता हूं। और अब अगर मैं लेफ्ट, राइट या सेंटर कोई भी अलाइनमेंट करता हूं, मैं एक बार अनडू कर रहा हूं और अब देखिए अब अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं, तब जो ऑब्जेक्ट सबसे लेफ्ट में थी, अगर मैं अनडू करूं, अनडू हम कैसे करते हैं, कंट्रोल जेड। तो देखिए जब मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, तब ये जो रेड बड़ी वाली रेक्टेंगल है वो सबसे लेफ्ट में है। तो अगर अभी मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं, तब ये सभी ऑब्जेक्ट्स इस लेफ्ट एज से ही अलाइन होंगे, इस तरह से। और वहीं अगर मैं राइट अलाइन करता हूं, तब ये जो राइट में सबसे एक्सट्रीम में जो ऑब्जेक्ट है, ये सभी उस ऑब्जेक्ट से अलाइन होंगे। और अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूं, तब इलस्ट्रेटर इनका सेंटर पॉइंट चेक करेगा, जो कि समवेयर यहाँ पे आएगी और इस पॉइंट से अलाइन हो जाएगी। यहाँ जो आपको सेंटर पे बॉक्स दिख रहे हैं, वहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन से अलाइन होगी इस तरह से। तो इलस्ट्रेटर इसका एक एवरेज निकालता है और वहां सेंटर अलाइन करता है। उसी तरह से आपको वर्टिकल अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरह से आप सेंटर, बॉटम जो भी अलाइन आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो और एक ऑप्शन होता है। अभी तो देखिए जैसे कि जब आप लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, तब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में उस ऑब्जेक्ट से अलाइन हो रहा है, राइट करने पे राइट वाले से, और सेंटर करने पर एक एवरेज ले रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये सभी चीजें इस पिंक वाले रेक्टेंगल से अलाइन हो, तब हमारे पास क्या ऑप्शन है? सिंपल है, मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को पहले सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट से, लाइक मैंने अभी कहा इस पिंक वाले रेक्टेंगल से मुझे सभी को अलाइन करना है, तब मैं इस पर एक और बार क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ आपको एक थोड़ी थिक ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है। बाकी में भी ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, पर वो काफी पतली है। पर अभी जब मैंने इस पर क्लिक किया, तब मुझे थिक बॉर्डर शो हो रहा है। अगर मैं किसी और पर करता हूं, तो उस पर वो सिलेक्शन दिखाएगा। तो इसे हम कहते हैं की ऑब्जेक्ट। तो अभी जैसे कि हमने कहा
मुझे पिंक वाले रेक्टेंगल से अलाइन करना है, तब मैं इसे की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके लिए मैंने इसे एक बार और क्लिक किया। इन सभी को हम सेलेक्ट करने के बाद जिसे हमें की ऑब्जेक्ट बनाना है उस पर हम एक बार फिर से क्लिक करेंगे। और अब अगर मैं सेंटर, लेफ्ट, राइट कोई भी अलाइनमेंट करता हूं, तब वो सभी इसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अलाइन होंगे और वो जो की ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन से मूव नहीं होगा। उसी तरह से आपको अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, जैसे कि अभी मैं इस ब्लू वाले को की ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उस पर मैंने एक सिंगल क्लिक किया और अब मैं बॉटम अलाइन करता हूं, तब देखिए वो सभी इस ऑब्जेक्ट से अलाइन हो चुके हैं। इस तरह से आप की ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जब आपको सभी चीजें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करनी हो। तब आप उन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी आपको की ऑब्जेक्ट बनानी है उस पर सिंगल क्लिक और एक बार कीजिए और उसके बाद अलाइन कीजिए, तब वो अलाइनमेंट आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि देखिए अभी ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। मैं चाहता हूं कि इनके आपस की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए, तब मैं इन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं और देखिए यहां आपके पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन है। इनके सिंबल्स पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए जब हमने लेफ्ट अलाइन किया तब ये लाइन लेफ्ट में थी, सेंटर अलाइन के लिए सेंटर में और राइट अलाइन के लिए राइट में। उसी तरह से टॉप, सेंटर और बॉटम के लिए भी है। सेम चीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है। देखिए ये पैनल आप यहां से यूज करें या ऊपर ऑप्शन बार से यूज करें, दोनों सेम चीजें हैं। अभी मैं इसे पैनल से यूज करता हूं, तब देखिए यहां आपको शो हो रहा है टॉप में लाइन है, दो बॉक्स बने हैं और उन दोनों के ऊपर लाइन है। इसका मतलब ये है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं तब ये इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सभी ऑब्जेक्ट्स के जो टॉप लाइन है, मींस इस रेड वाले के लिए ये टॉप लाइन होगी, ये पिंक के लिए, ये ग्रीन के लिए और ये सर्कल के लिए, उन सभी लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ग्रीन से यहाँ पिंक वाले की जो डिस्टेंस है, उसके बाद पिंक से ब्लू सर्कल की डिस्टेंस, उसके बाद सर्कल से रेड रेक्टेंगल की डिस्टेंस, ये सभी अभी सेम है। इसे हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, ये देखिए, और उसके बाद ये सेम डिस्टेंस आपको यहां मिलेगी। अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं तब देखिए ये सेम डिस्टेंस है, और अगर मैं इन दोनों के बीच देखूं तब देखिए ये भी सेम डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी हमने टॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अब मैं बॉटम करता हूं, तब देखिए ये सभी बॉटम से होंगे। और उसी तरह से आपके पास सेंटर का भी ऑप्शन है। सेम चीज आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलेगी। इसमें आपके पास लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन होंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के ऑप्शन है। स्पेसिंग क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अभी जैसे कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तब वो किसी भी एक एज से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अगर मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल से ये जो डिस्टेंस है वो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, और उसके बाद इस सर्कल और इस ग्रीन बॉक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल हो, तब उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करेंगे। मैंने इन सभी को क्लिक किया और मैं यहां से सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। तब देखिए अब ये जो डिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ आपकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सभी अब इक्वल हो चुके हैं। उसी तरह से आपके पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट के भी ऑप्शन है। तो आप अलाइनमेंट पैनल का यूज करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें जैसा अलाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी इलस्ट्रेटर में, सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तब अलाइनमेंट और स्पेसिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए अलाइनमेंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अरेंजमेंट की ओर। अभी जब भी मैं इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर रहा था तब आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये रेड बॉक्स और पिंक बॉक्स एक साथ आते हैं इस तरह से, तब वो पिंक वाली जो रेक्टेंगल है वो पीछे छिप जाती है। उसी तरह से अगर मैं इसे यहां लेकर आता हूं तब देखिए ब्लू वाली जो सर्कल है वो सामने है और रेक्टेंगल पीछे है, और जब मैं इसे यहां लाता हूं
तब ग्रीन रेक्टेंगल पीछे है। तो इन्हें ही हम अरेंजमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपको सामने ऊपर दिखाई दे रही है उसे हम फ्रंट में मानेंगे, और जो पीछे छिप रही है उसे हम बिहाइंड मानेंगे। तो ये चीज इलस्ट्रेटर किस तरह से डिसाइड करता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट आगे होगी और कौन सी पीछे होगी, इसका बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे कि अभी मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, तो ये रेक्टेंगल अभी अपने पोजीशन पर है, अभी एक सिंगल है। इसके बाद अगर मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूं, तो ये रेक्टेंगल फ्रंट में होगी, जो हमने पिछला ऑब्जेक्ट बनाया था वो बैक साइड होगी। और अब अगर मैं फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं, तब ये रेक्टेंगल फ्रंट में हो जाएगी और बाकी की जो रेक्टेंगल्स थी वो पीछे चली जाएंगी। तो सिंपल सा रूल है, जो चीज आपने बाद में ड्रॉ किया है वो ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगी, और जो आपने पहले ड्रॉ किया था वो ऑब्जेक्ट बैक साइड होगी। तो अगर मुझे किसी पीछे के ऑब्जेक्ट को बाद में सामने लाना है, तब मैं क्या करूंगा, जैसे कि अभी ये जो रेक्टेंगल है इसकी मैं कलर चेंज करता हूं, इसे मैं ऑरेंज कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट सामने आ जाए। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां आपको अरेंज का ऑप्शन मिलेगा। इसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड अगर करते हैं तब वो एक स्टेप फॉरवर्ड आएगी। जैसे कि इसे मैं यहां रखता हूं और मैंने यहां से राइट क्लिक करके अरेंज किया और ब्रिंग फॉरवर्ड किया, तब देखिए ये एक स्टेप आगे आई है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं और मैं फिर से इस पर क्लिक करके राइट क्लिक अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट अगर मैं करूं, तब ये एक सिंगल क्लिक में ही सभी को पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। अगर आप लेयर पैनल पर देखें तब ये चीजें आपको और क्लियर समझ में आएंगी। मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूं। देखिए मैंने राइट क्लिक किया, पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, अरेंज और ब्रिंग फॉरवर्ड जब मैं करता हूं तब देखिए यहां से ये एक सिंगल स्टेप आगे आया है। पर अगर मैं राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तब ये सबसे आगे आ जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उन सभी को ये बैक साइड कर देगा और खुद सामने आ जाएगा। इसके अलावा आप लेयर पैनल पर रहते हुए भी अगर इसे क्लिक करके नीचे ड्रैग करें तब भी आप इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। देखिए आपको एक ब्लू कलर की लाइन शो होती है, तो आप जहां भी उसे छोड़ेंगे उसकी पोजीशन वहां आ जाएगी। बट ये दोनों रास्ते जो हैं काफी लंबे हैं कि हम इसे क्लिक करें, उसके बाद राइट क्लिक करके अरेंज करें और फिर यहां से कोई ऑप्शन ले उस, या फिर लेयर पैनल से तो करना मैं बिल्कुल प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 4 रेक्टेंगल्स हैं। जब आप डिजाइन्स बनाते जाएंगे तब हो सकता है आपके पास 200 रेक्टेंगल्स हो या 200 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो, तब उस समय आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता है कि लेयर पैनल से आप एक एक चीजें चेक करके उनके पोजिशनिंग करें। तो शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि सबसे पीछे अभी हमारे पास ये येलो रेक्टेंगल है, इसे अगर मुझे एक स्टेप आगे करना है तो शॉर्टकट हम किस तरह से यूज करेंगे। अभी मैंने ये येलो वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, तो मैं कीबोर्ड से अभी कंट्रोल प्रेस करता हूं और पी के बाद जो आपको 2 कर्ली ब्रैकेट्स मिल रहे हैं उसमें अगर आप लेफ्ट की प्रेस करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट पीछे जाएगी, मीन्स वो सेंड टू बैक होगा। और अगर मैं राइट साइड वाली कर्ली ब्रैकेट प्रेस करता हूं तब वो ऑब्जेक्ट फ्रंट में आएगी। मैं आपको करके बताता हूं। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और राइट साइड कर्ली ब्रैकेट सिंगल टाइम मैंने प्रेस किया, वो एक स्टेप आगे आया, और फिर से प्रेस करता हूं 2 स्टेप, और फिर से प्रेस करता हूं तब 3 स्टेप। तो ये तो थी सिंगल सिंगल स्टेप। अगर मुझे एक सिंगल क्लिक में ही इसे सबसे आगे या सबसे पीछे करना है तब मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करूंगा और देखिए लेफ्ट की ब्रैकेट में प्रेस करता हूं तब ये सबसे पीछे चली जाएगी, और राइट ब्रैकेट प्रेस करता हूं तब ये सबसे आगे आ जाएगी। सो आई गेस आपको अरेंजमेंट समझ में आ चुकी है। ये ऑप्शन भी इलस्ट्रेटर में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अगर आप शॉर्टकट कीज भूल जाते हैं तब देखिए आप राइट क्लिक करेंगे और अरेंज पर जब जाते हैं तब यहाँ आपको शिफ्ट कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट शो हो रहा है। तो ये सभी इसके शॉर्टकट्स हैं। आप जब इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑप्शन पर जाते हैं और उस ऑप्शन के सामने अगर आपको इस तरह से किसी भी कीज के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, लाइक शिफ्ट 7 या शिफ्ट F6, तो ये सभी इस ऑप्शन के शॉर्टकट्स हैं। तो इन चीजों को आप हमेशा याद रखिए जितने भी शॉर्टकट्स हैं,
क्योंकि ये इलस्ट्रेटर में या किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये आपके काम करने की स्पीड को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेटर सिलेक्शन टूल की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।